नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि विश्वविद्यालयों, एनसीसी और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। इससे सोसाइटी और ज्यादा जरूरतमंद लोगों की सेवा करने में सक्षम होगी। वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों की संख्या लगभग 2 लाख है और जल्द ही इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए रेड क्रॉस काउंसिल की बैठक बुलाई जाएगी। राज्यपाल दत्तात्रेय गुरुग्राम के चंदन नगर स्थित जिला रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय का निरीक्षण करने उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की पहली व दूसरी लहर के दौरान आम जनता को रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से कई प्रकार की सेवाएं मुहैया करवाई गई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जिन स्वयंसेवकों ने अच्छा काम करने का साहस दिखाया, उन्हें राज्यपाल ने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रांगण में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर तथा सर्टिफिकेट प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान 100 यूनिट तक रक्त एकत्रित किया गया। उन्होंने इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी ड्यूना के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 4 दिनों तक चलने वाले पूर्वांचल भारत के प्रसिद्ध त्योहार छठ पर्व की कल से शुरुआत हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी करनाल पहुंचे और उन्होंने पश्चिमी यमुना नहर के किनारे बनाई गई छठ धर्मशाला और 6 घाटों का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने सूर्य मंदिर में जाकर पूजा भी की। दरअसल मुख्यमंत्री 2 दिवसीय करनाल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला निवासियों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कल शाम पश्चिमी यमुनानगर के किनारे बने सूर्य मंदिर पहुंचे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने छठ धर्मशाला और तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए घाट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 2 साल पहले इस घाट को बनाने की घोषणा की थी और आज छठ पर्व की शुरुआत पर करनाल वासियों को इस घाट की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि साल में 2 बार मनाए जाने वाले छठ पर्व के करनाल से भी गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि सूर्यपुत्र कर्ण ने ही सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कर्ण की करनाल से गहरे संबंध है, इसलिए उन्होंने करनाल वासियों को छठ पर्व के अवसर पर बधाई देते हुए इस घाट का तोहफा दिया। खासतौर पर छठ के लिए 2800 फीट का स्नान घाट बनवाने के लिए छठ पर्व सेवा समिति मंडल के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और अन्य कई मांगों को लेकर सीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। सांसद श्री संजय भाटिया जी, मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, योगेंद्र राणा जी, उपस्थित सभी सूर्य देवता के अनुयायी ऐसे पूर्वांचल के मेरे भाइयों बहनों, मैं समय समय पर यहाँ आता रहा हूँ आपके बीच में, मंदिर दर्शन किए, आपके बीच में आया और मुझे खुशी है कि 2 साल पहले जिस घाट को बनवाने की बात आप लोगों ने कही थी और उस समय मैंने घोषणा की थी और उस घाट को लगभग ये 2700 फुट का एक लंबाई है इसकी घाट की, 2800 फुट होगी और लगभग 4.5 करोड़ रुपए का इसका खर्च आया है और आज उसका उद्घाटन करके मुझे ही बड़ी प्रसन्नता हुई है कि एक ऐसा स्थान जो हम छठ पूजा के समय पर खास करके, वैसे तो हर दिन इसका उपयोग होगा, लेकिन छठ पूजा जो वर्ष में 2 बार आती है, एक बार ये मार्च में और एक बार फिर कार्तिक महीने में, तो दोनों बार ये जो मेले लगते हैं और अपना समाज बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा एक प्रकार से करते हैं और इस कार्यक्रम से, इस उत्सव से सूर्य यानी भगवान की पूजा के साथ वैसे करनाल का बहुत बड़ा गहरा संबंध है, आपको मालूम है, क्योंकि सूर्य पुत्र कर्ण ने ही सबसे पहले और सूर्य देवता की पूजा की थी। सूर्य देवता की पूजा तब से, छठ मैया की पूजा, सूर्य देवता की पूजा, ये तब से शुरू हुआ और लगातार यहाँ तक चल रही है। तो चूंकि करनाल जो है ये कर्ण नगरी ऐसी मानी जाती है, तो कर्ण नगरी के नाते से कर्ण जी का सूर्य देवता को उनको प्रणाम करके उनकी पूजा करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं समझता हूँ कि छठ पूजा का अगर केंद्र है, अब ये मालूम नहीं कि यहाँ के लोगों की बजाय पूर्वांचल के लोग इसको ज्यादा करते हैं, वरना तो करनाल के सब लोगों को छठ पूजा करनी चाहिए। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। और ये जो ट्रेन की बात कही गई है, संजय भाटिया जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो कि ये काम ही केंद्र सरकार का है
इसलिए सीधा सीधा संजय भाटिया जी के जिम्मे है। मैं भी अपनी ओर से कोई उसमें जोर लगाना होगा तो लगा दूंगा। वैसे इन्होंने लिख के पहले भेज दिया है और एक दो मांगे जो रखी गई हैं, मांग पत्र दिया है, इसका आवेदन करा लेंगे। जो भी इसमें कोई उचित होंगी तो उसको जरूर पूरा कराएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण करनाल मेरठ रोड पर स्थित चीनी मिल का तकरीबन 263 करोड़ रुपए की लागत से किया गया विस्तार और आधुनिकीकरण है। सीएम मनोहर लाल ने अपने हाथों से मशीन में गन्ने डालकर मशीन शुरू करवाई। मन से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अब इस शुगर मिल में गन्ना पिराई की क्षमता 2200 टन प्रतिदिन से बढ़कर 3500 टन प्रतिदिन पर पहुंच गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सहकारी चीनी मिल के लिए 46वें पिराई सीजन की शुरुआत भी की और मुख्यमंत्री ने इस दौरान शाहबाद चीनी मिल में लगाए गए एथेनॉल प्लांट का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। यही नहीं, असंध में 33 केवी सब स्टेशन, तरावड़ी में अग्निशमन भवन समेत जिलावासियों को कई अन्य परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मन से प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी दी और इसी के साथ उन्होंने किसानों को फसल खराब होने पर दिए जाने वाले मुआवजे में भी कई बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब किसानों को 12,000 रुपए की जगह 15,000 मुआवजा दिया जाएगा, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। मित्रों, इस इलाके के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि इस इलाके में जो गन्ना उत्पादन है, पहले 50 लाख जो क्विंटल है वो साल का गन्ना उत्पादन होता था, लेकिन इसकी जो क्रशिंग कैपेसिटी थी हमारी मिल की 35 लाख क्विंटल साल का यही ले पाती थी। शेष जो गन्ना इनको जो आसपास की शुगर मिलें थी वहाँ लेकर के जाना पड़ता था, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी 2200 जो हमारा टीसीडी से बढ़ाकर 2200 से बढ़ाकर 3500 टीसीडी कर दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी 50 लाख टन 50 लाख क्विंटल ये गन्ना किसान जो है यहाँ डाल सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इस वर्ष तो हमने पुरानी मिल को भी रखा है, अगर कहीं कोई और गन्ने की यानी आवश्यकता हुई क्रशिंग की तो इस दूसरी मिल को भी इमरजेंसी में चलाया जा सकता है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई गन्ना किसी को बाहर की मिल में ले जाना पड़ेगा। किसानों को बहुत बड़ी सुविधा हो गई है और आज जो है इस मिल को किसानों को समर्पित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन, बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा बीते दिनों दिए गए विवादित बयान और नारनौल में चल रहे किसानों के धरने को लेकर प्रतिक्रिया दी। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां पे वे कई विकास परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि ये आंदोलन अब केवल मुट्ठी भर किसानों का रह गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसान अपनी जिद छोड़ दें तो केंद्र सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने में देरी नहीं करेगी। इसी के साथ जब उनसे रोहतक से लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सवाल बयान देने वालों पर उठाने की बजाय उन पर उठाने चाहिए जिन्होंने सच में लोगों के हाथ पैर काटे हैं। हिसार जिले के नारनौल में चल रहे किसानों के धरने को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया कि नारनौल प्रकरण में किसान दोषी हैं, इसलिए दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। वाला है वो कह रहे हैं कि हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? कुल मिलाकर ये कुछ लोगों का आंदोलन है और कुछ लोग अपनी जिद के कारण से ये सब कर रहे हैं। वो साल हो, 11 महीने हो, 12 महीने हो, उनको जो रणनीति बनानी वो बनाएंगे, हमारे कहने पर तो है नहीं। वो अपने मन से चलते हैं और जिद करके चलते हैं। अगर वो जिद को छोड़ दें तो उनकी ये समस्या भी हल होने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने उनको कई बार निमंत्रण दिया है, आज भी अगर वो जिद को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से और मानो उनको खुली छूट मिल जाएगी कि जो मर्जी करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए हम लोग हमेशा सरकार के जो हमारे कदम हैं, पग हैं, जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला। और जबकि इनकी ओर से किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। रतिया रोड स्थित शेरू का ढाबा के पास फतेहाबाद से चंडीगढ़ के लिए जा रही रोडवेज बस ने खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर मार दी। इससे भयंकर हादसा हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान बस की कोई भी सवारी हताहत नहीं हुई। इस हादसे में बस का एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रैक्टर ट्राली भी आगे खड़ी इनोवा गाड़ी से जा टकराई। इससे गाड़ी व ट्रैक्टर ट्राली में काफी नुकसान हो गया।
ट्रैक्टर चालक ने बताया कि रोडवेज की बस तेज रफ्तार गति से आ रही थी, जिसने खड़ी ट्रॉली में जाकर टक्कर मार दी, जो आगे खड़ी गाड़ी से जा टकराई। दोनों में नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि बस की गति तेज होने के चलते यह हादसा हुआ है। सारा कैसे हुआ जी ये? स्पीड में गाड़ी आई है पाछे से। कौन सी बस थी ये? यह सरकारी बस है। तो कहाँ टक्कर मारी इसने? यह स्पीड में साइड मारी है, अगर ट्रैक्टर में उसी पाछे ट्राली में उसी गाड़ी में उसी है। तो तेज थी गाड़ी ये? हाँ तेज एप्पल थी गाड़ी, 80 स्पीड पे गाड़ी थी। कहाँ जा रही थी गाड़ी ये? यह बस स्टैंड पे जा रही कौन है। तो आप लोग कहाँ से आ रहे थे? मैं बावने का गाड़ी खड़े हो, मैं तो आ गया पहले खड़े थे। मैं ट्राली खड़ी हुई थी आपकी, उसमें हाँ टक्कर ट्राली मारी? खड़ी थी, आगे गाड़ी खड़ी है। खड़ी की ट्राली में हाँ लगाई? खड़ी ट्राली में ठोकी, आगे ट्रैक्टर का बैम्पर में उसकी, गाड़ी में उसकी, ट्राली में उसकी। पुरानी तहसील रोड स्थित एक मकान से अज्ञात चोर लाखों रुपए की नकदी व सोने चांदी के जेवरात चुराकर फरार हो गए। सूचना पाकर पहुंची शहर पुलिस की टीम ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि चोरों को काबू किया जा सके। मकान मालिक के अनुसार चोर मकान का मुख्य लॉक तोड़कर घर में घुस गए और जेवरात व नकदी चुरा कर ले गए। मालिक ने पुलिस से चोरों को काबू करने की मांग की है। मकान मालिक राकेश कुमार के मुताबिक मकान से 40 तोले सोना, 700 ग्राम चांदी व 1 लाख रुपए नकदी चोरी हुई है। सूचना पाकर एसएचओ शहर थाना मौके पर आए और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में ऐसा है, मुद्दई राकेश जी ने आगे अपना मकान संभाला, उसको पता लगा कि मेरा मकान में चोरी हो रही है। उन्होंने दरखास्त दी, उस दरखास्त के ऊपर मुकदमा दर्ज करके और कल शाम को ही घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश की गई है और फॉरेंसिक टीम मौका पर बुला के न सभी छानबीन की गई है और मुकदमा की तफ्तीश जारी है। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे चोरों को पकड़ने की और बेल। क्या क्या चोरी दिखाया सर इन्होंने सामान में? इसके अंदर इन्होंने 400 ग्राम सोना है, 700 ग्राम चांदी है और 1 लाख रुपए के लगभग कैश। किसी पे शक भी है सर, कोई बताया ये सर? अज्ञात चोरी है जी। ये 2 दिन शिवक तक गए हुए थे किसी निजी काम के लिए, तो मकान बंद था इनका, इसलिए किसी अज्ञात चोर ने घर पर न होने का फायदा। जिला यमुनानगर की खजूरी स्थित जगदात्री प्लाई की फैक्ट्री में आग लगने से काफी मशीनें, फैक्ट्री में प्लाई बनाने का मटेरियल और तैयार पड़ी प्लाई जलकर राख हो गई। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जगदात्री प्लाई की फैक्ट्री के मैनेजर बीएल सैनी ने बताया कि रात को लगभग 9 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। थोड़ी देर में आग ने विशाल रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री जल्द बंद होने के कारण फैक्ट्री में कोई भी मजदूर अंदर नहीं था, जिस कारण किसी की जान माल का नुकसान होने से बच गया। इसी कारण से फैक्ट्री में लगी आग का पता थोड़ा लेट लगा, लेकिन तब तक आग ने सब कुछ पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आग इतनी भयंकर तरीके से लगी कि दमकल विभाग की 4 गाड़ियां भी आग पर काबू पाने में नाकाम दिख रही थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कुल मिलाकर फैक्ट्री का नुकसान करोड़ों में बताया जा रहा है। पीएल सैनी है सर। ये कौन सी फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है? ये जगदात्री प्लाईवुड है खजूरी में। तो ये कैसे लगी सर आग? ये शॉर्ट सर्किट से लगी है। तो ये कितने बजे करीब लगी थी सर आग? ये रात में करीब 1:30 बजे लगी थी। कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह आई थी सर? हाँ, 4 दमकल गाड़ी बुलाई थी, 4 गाड़ी लाई थी। हाँ। तो कितने घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया सर? ये सर सुबह देख लीजिए आप 8:30-9 बज गए। और लगभग कितना नुकसान हुआ सर इसमें? ये तो आइडिया नहीं है सर। मशीनें, कुछ मशीनें हाँ, ये पूरा शेड नुकसान तो बहुत है। वैसे शेड गिर गया पूरा, ऊपर से जल गई है। ये तेल बॉयलर का सारा तेल भी निकल गया है, लाइनें गिर गई है पूरी, शेड भी गिर चुका है। शेड भी गिर चुका है। 3-4 मशीनें हैं वो भी जल गई है। जो कच्चा माल पड़ा था कहीं ना कहीं प्लाई के लिए। हाँ, ये रॉ मटेरियल में कोर काफ़ी जल गया। कोर विनियर है और ये स्टोरेज टैंक था ऊपर रेजिन का, वो भी पूरा ख़त्म हो गया। तो क्या मानने सर करोड़ों में नुकसान है फैक्ट्री? बिल्कुल लगभग अंदाजा सर थोड़ा सा? ये तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। कहने का मतलब करोड़ों में नुकसान हो रहा है। हाँ बिल्कुल। महीनों से लंबित मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के बाद एक प्रेस वार्ता की। दरअसल पिछले कई महीनों से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के करनाल पहुंचने पर संघ के अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और अलग अलग विभागों में बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग रखी। इस बैठक के बाद अधिकारियों ने करनाल नगर निगम स्थित नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के दफ्तर में एक प्रेस वार्ता की। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा बीती 31 अक्टूबर को एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें प्रशासन ने
मुख्यमंत्री के साथ बैठक करवाने का आश्वासन दिया था। इसलिए आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें स्कूलों, ग्रुप डी और कोविड अस्पतालों समेत कई विभागों से निकाले गए कर्मचारियों की बहाली को लेकर मांग रखी गई, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से केवल एक आश्वासन मिला। इसलिए संघ ने फैसला किया कि अगले महीने 12 दिसंबर को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी दिन संघ के तमाम अधिकारी बैठक कर इस आंदोलन को लेकर आगामी रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सीएम साहब के सामने बाकी समस्याओं पर कोई बातचीत नहीं हुई। जो रिट्रेंच बर्खास्त कर रखे कर्मचारी और नौकरी से निकाल रखे हैं, चाहे वो कच्चे हैं चाहे पक्के हैं। 31 तारीख को हमने प्रोटेस्ट यहाँ किया था, उसमें मीटिंग तय हुई थी कि बातचीत आपके मुख्यमंत्री के साथ कराएंगे। तो आज हमने ये जो नौकरी से निकाल रखे हैं लोग, 1983 पीटीआई हैं, 816 ड्राइंग टीचर हैं, 1518 ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की चम्मन है, हेल्थ के 500 हैं, कोविड हॉस्पिटल हैं, हिसार और करनाल 68 कर्मचारी उसे निकाल रखे हैं, अल्ट्रॉन पंचकुला 102 कर्मचारी वहाँ से निकाल रखे हैं, नगर निगम पालिका परिषद 782 कर्मचारी वहाँ से निकाल रखे हैं, फायर ब्रिगेड मंडी बोर्ड 70 कर्मचारी निकाल रखे हैं, नलड मेडिकल कॉलेज नूह मेवात 119 स्टाफ नर्स नौकरी से निकाल रखे हैं, गोल्ड फिट मेडिकल कॉलेज छायसा फरीदाबाद जो अब टेक ओवर किया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज ने, 200 के करीब वहाँ से नौकरी से निकाल रखे हैं। ITI से 27 के करीब नौकरी से निकाल रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने मुख्यमंत्री के सामने नोटिस में डाली और हमने बहाली की मांग करी, समायोजन की मांग करी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कोई ठोस आश्वासन कि भाई इनको बहाल कर देंगे, कोई ठोस आश्वासन देने की बजाय अधिकारियों के साथ बातचीत करके कोई कदम उठाएंगे, ये बात कह करके मामला टाल गई, कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। तो क्या रणनीति अब आगे की रहने वाली है, क्या डिसाइड किया? रणनीति ये है कि छटनीग्रस्त कर्मचारियों की बहाली, समायोजन, पुरानी पेंशन बहाली, ठेका प्रथा खत्म होनी चाहिए, कच्चे कर्मचारी पक्के, समान काम समान वेतन, सेवा सुरक्षा। और ये जो विभागों में निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसके खिलाफ हम 12 दिसंबर को पूरे प्रदेश में 22 जिला मुख्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे और उसकी समीक्षा के बाद अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। करनाल के निसिंग में पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित गुरुद्वारा रोडी साहिब चौक पर आज सुबह 10:30 बजे एक 62 वर्षीय बुजुर्ग का उसके ही दामाद ने दिन दिहाड़े सरेआम तेजधार हथियार से गर्दन पर वार कर मर्डर कर दिया और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग खून से लथपथ अवस्था में दौड़ता हुआ थाने में जाकर गिर गया, जिसे देखकर पुलिस थाने में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस द्वारा उसे अपनी ही गाड़ी में डालकर CSC में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों की टीम ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया और जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। वहीं FSL की टीम भी सूचना मिलते ही जरूरी साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। गुरमुख सिंह ने कंप्लेंट दी थी अपने ससुर की, सेवाराम की, मेरे को परेशान करता है मारपीट वगैरह की। इसकी मिसेज है जो सुमन है, वो भी ये उसको मारपीट करता था और वो भी इससे दुखी होकर अपनी ससुराल अपनी मायके गई हुई थी। और एक कंप्लेंट की उसमें आज ये अपना सेवा सिंह और इसके साथ इसके भाई और भांजे और आए हुए थे। और ये इसकी जो वाइफ थी सुमन, वो बस में आ रही थी और जैसे ही उसको लेने के लिए यहाँ बस अड्डा निसिंग पर पहुँचा और खड़ा था, इंतजार खड़ा गुरुद्वारा की साइड में, तो पीछे से गुरमुख सिंह ने आया और उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी दाहिनी साइड गर्दन में चाकू मारे हैं। और चाकू लगते ही जैसे उसको लगे बेहोश हो गया और उसको सरकारी हॉस्पिटल निसिंग ले गए थे और वहाँ पर जाके डॉक्टर ने उसको चेक किया और मृत्यु घोषित कर दिया है और उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं अगर बात करें सर, ये भी सामने आया कि बुजुर्ग जो है घायल अवस्था में दौड़कर थाने तक पहुँचा है। जैसे ही वो आया था, जैसे ही पुलिस को पता लगा भी ऐसे वारदातों की, पुलिस भी मौके पे साथ ही पहुंची थी। उसको घटना के पर पहुंचकर उसको उठाकर सरकारी हॉस्पिटल के साथ गई थी परिजनों के साथ और वहां पर उसको चेक करे डॉक्टर साहब ने, तो उसकी दौरान इलाज के दौरान CHC निसिंग में मौत हो गई थी। तो पोस्टमार्टम करवा दिया गया? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, पोस्टमार्टम होने लग रहा है और इस विषय पर अभी तफ्तीश जारी है। हत्यारोपी की बात की जाए तो सर अभी गिरफ्तारी की बात करें, गिरफ्तारी हुई है या फिर फरार है? वो अभी फरार है और इसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।